लेकिन आज का जो विषय हमने रखा है वो रखा है कि बरसात के महीने में अपने पैरों की सुरक्षा डायबिटीज के मरीज कैसे कर सकते हैं। निश्चित रूप से बरसात का जब महीना आता है और अब चालू भी हो रहा है, शायद 3 दिन बाद अषाढ़ का महीना लग जाएगा। अषाढ़ का महीना हमारे यहाँ कहा जाता है कि बारिश तो चालू होती है लेकिन उमस भरी होती है, और जहाँ उमस होता है पसीना सूखता नहीं है, और जब पसीना नहीं सूखता है तो वहां पे फंगस इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं। और डायबिटीज के मरीज को अगर फंगस हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इस बारे में हम डॉक्टर वर्मा जी से बात करेंगे और उनसे भी यही बात करेंगे कि ऐसे कंडीशन में जो हमारे कृषक भाई हैं, जो गांव में खास तौर पे रहते हैं, जिन्हें खेती किसानी करनी है, दिन भर पानी में रहना है, तो इस कंडीशन पे अगर उन्हें शुगर है तो अपने पैरों का देखभाल कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा जी कानपुर से एमडी किए हुए हैं और एंडोक्राइनोलॉजी में आपने वेल्लोर तमिलनाडु से किया हुआ है, और वर्तमान में आप प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हॉस्पिटल NHMMI नारायणा हृदयालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में। तो डॉक्टर स्वागत करता हूं, और अब आपसे विषय पे रखते हुए सबसे पहले तो ये जो आपने टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं डायबिटिक फूड, तो डायबिटिक फूड के बारे में ही हम जानना चाहेंगे। पहले तो डायबिटिक फूड ये है क्या चीज? जैसा कि आपने कहा कि भारत में शुगर बढ़ रहा है और जल्दी ही हम डायबिटीज कैपिटल कहलाने वाले हैं, तो ये प्रोजेक्शन बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। और 8 करोड़ की जनसंख्या तो डायबिटीज से पीड़ित है, लेकिन उसका 3 गुना जो प्री डायबिटीज है, जिसको हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन शुगर, उसका आप 3 गुना रख लीजिए तो 24 करोड़ की वैसी जनता है जो इस खतरे में है कि उनको थोड़े ही समय बाद डायबिटीज हो सकती है। और दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे भारतीय मरीजों में आता है, जो कि आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, कि हमारी ज्यादातर जनसंख्या जो गांव में रहती है उसमें हम ये आशा नहीं कर सकते अपनी जनता से कि वो अपने पैरों का उचित ख्याल रखेगी। ये सिर्फ बारिश या किसी एक मौसम की बात नहीं है। शुगर के मरीज को तो साल के 365 दिन अपने पैरों की देखभाल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग अपने चेहरे का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। डेली 5-10 बार देखेंगे, शायद 2 से 3 बार इसको चेहरे को साफ करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने पैरों को नहाते समय भी ठीक से साफ करते हैं? तो सबसे जो जरूरी चीज है कि डायबिटीज में केवल बारिश के समय में पैरों का ख्याल रखा जाए, ये गलत होगा। डायबिटीज के मरीज को तो पूरे हर दिन अपने पैरों का एक निम्न स्तर पर ख्याल रखना ही पड़ेगा, जिसमें कि जो सबसे 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि नहाते समय जब भी हो अपने पैरों को अच्छे से साबुन से साफ करें, और आपके घर में शायद नायलॉन का एक लूफा या स्क्रब होगा, जिससे अपने पैरों को अच्छे से साबुन लगाने के बाद, पानी डालने के बाद उससे रगड़ें उसको 5 मिनट 6 मिनट दोनों पैरों को। और किसी भी प्रकार के क्रैक्स, जिसको हम कॉमन भाषा में क्रैक्स कहते हैं, पैर फटना कहते हैं, उसको ना होने दे, क्योंकि ये एक साधन होता है बैक्टीरिया और फंगस के अंदर घुसने का, और अगर इसमें क्रैक्स लंबे हो गए तो ये अंदर तक घुस जाता है और फिर ये मसल्स और हड्डियों तक भी पहुंच सकता है। फिर जब आप इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, प्यूमिक स्टोन हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ता होता है। मैं कोई भी ऐसी थेरेपी नहीं बताने वाला जो बहुत ही महंगी होने वाली है। फिर उसके बाद जो सबसे आपके कह सकते हैं जो पैरों में जगह होती है जिसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, जो कि उंगलियों के बीच की जगह होती है, जिसमें अक्सर आप पाएंगे कि कई सारे डायबिटीज के मरीजों में फंगल इन्फेक्शन यानी इंटरट्राइगो, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, पाया जाता है। और वो अक्सर इसको लिए आराम से बेफिक्र मरीज रहते हैं, पर ये बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर उसमें मॉइस्चर बराबर बना रहेगा तो फंगस के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फिर धीरे से वो इन्फेक्शन आपकी स्किन के अंदर पहुंच सकता है और फिर एक बड़ा अल्सर बन सकता है। तो ये आपको उन उंगलियों के बीच में अच्छे से सफाई करनी होगी, डेली आपको देखना होगा। एक शीशा अपने पास रखें अपने तलुओं को देखने के लिए, और अपने नाखूनों को बहुत ही ज्यादा अंदर तक ना काटें, उसको सीध में काटें। उनको हफ्ते में 1 बार तो कट करें
उसको बहुत नुकीले चीजों से साफ करने की कोशिश ना करें। और जब आप नहा लें तो ये जो हमारे हल्के सर्द मौसम आते हैं, तो ये जरूरी है कि उसमें आप एक अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइजर लगा लें, जिसमें कोई भी कंपनी का हो सकता है, इसमें कोई स्पेशल महंगा मॉइस्चराइजर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। उसको आप अपने पैरों में ऊपर और तलुओं में जरूर लगाएं, और उंगलियों के बीच में ना लगाएं, क्योंकि वहां हमें मॉइस्चर पहले से ही काफी मात्रा में होता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद कभी भी नंगे पैर ना चलें। यदि आप जूतों का प्रयोग करते हैं तो आपको कॉटन के मोजे ही पहनने होंगे, नायलॉन या दूसरे कपड़ों के मोजे ना पहने। और जो मरीज ज्यादा एडवांस डायबिटीज के होते हैं, उनमें जो साधारण चप्पल होती हैं, जिसमें उनको अपनी बड़ी पहली और दूसरी उंगली के बीच में वो फंसाई जाती है चप्पल, वो फिसलने का रिस्क पड़ जाता है। तो बहुत सारे मरीज ये शिकायत करते हैं कि चप्पल मेरी छूट जाती है चलते चलते। इसका मतलब उनमें डायबिटीज न्यूरोपैथी यानी नसें उनकी खराब हो चुकी हैं, और ऐसे मरीजों में हमें चप्पल की बजाय सैंडल पर भरोसा करना चाहिए। और सैंडल भी अच्छे कुशन की, सॉफ्ट होनी चाहिए। कोई भी कंपनी की आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी की हो। ध्यान रहे कि जब भी आप अपने सैंडल और चप्पलों का चयन करें तो ये देखें कि आपके दोनों पैरों की बनावट अलग हो सकती है। हो सकता है किसी पैर में सूजन ज्यादा हो, किसी में कम हो। उस वजह से आपको कभी अपने जूते वाले से ये कहना पड़ सकता है कि आप अपने हमारे जूतों की नाप अलग अलग लेकर दें, क्योंकि ज्यादा टाइट जूता अगर आप एक ही नाप के लेंगे तो हो सकता है एक पैर में वो अत्यधिक ढीला हो और एक पैर में अत्यधिक कसा होगा। दोनों ही स्थिति में अल्सर बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर एक टाइट जूता रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम टाइट जूता पहनेंगे तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, थोड़ी देर में प्रेशर पड़ेगा, स्किन आपस में रगड़ेंगी और फिर वहां अल्सर बनेगा। वहीं ढीला जूता होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका तलुआ है वो आपके सोल से रगड़ खाएगा। बार बार रगड़ खाने से उसमें भी थोड़े बहुत अल्सर होने के चांसेस हैं। तो हमेशा जूता भी आपको दोनों पैरों में हो सकता है अलग अलग नाप का पहनना हो, ना ही ज्यादा टाइट हो ना ही ज्यादा ढीला हो। पुरुषों के लिए मेरा ये कहना होगा कि जो नुकीले जूते होते हैं आगे की ओर, उनको ना लें, क्योंकि उसमें आपकी जो उंगलियां हैं आप देखेंगे ज्यादातर आगे जाके फैलती हैं हमारी उंगलियां। वो फिर अगर आप नुकीला जूता पहनेंगे तो उनमें साइड से काफी प्रेशर पड़ता है। साइड से प्रेशर पड़ने के कारण उनमें आप देखेंगे ऐसे मरीजों में अंगूठे के साइड में या छोटी उंगली के साइड में प्रेशर, छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। तो नुकीले जूते आपको नहीं पहनने, चौड़े मुंह वाले जूते पहनने हैं। जूतों को बहुत ज्यादा आखिर तक चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जूते के सोल घिस गए हैं तो हो सकता है एक छोटा कील उससे घुस के आ जाए और आपके तलुए में चोट कर दे। तो हमेशा अपने जूतों को 4 से 6 महीने बाद या चप्पलों को 4 से 6 महीने में बदल दें। सॉफ्ट होना चाहिए। और मोजे कैसे पहनने मैंने बता दिए। तो ये आमतौर पे हर डायबिटीज के मरीज के लिए, चाहे उसके पैर में कोई दिक्कत हो ना हो, नर्व की प्रॉब्लम हो ना हो, उनको ये सावधानियां नहाते समय डेली और अपने पैरों के जूते और चप्पलों के या सैंडल के बारे में रखनी होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पे दिया कि लोग अपने पैरों का ख्याल करने के लिए सबसे पहले तो नंगे पाँव न रहें। हो सके तो दिन में 2 से 3 बार अपने पैर की सफाई करते रहें। कहीं पे भी कोई कट होने की ना हो पाए, कहीं पे भी खासकर जो पाँव में क्रैक्स होते हैं वो ना हो, उनको देखते रहे। और हो सके तो मोजा पहनते रहे। मोजा में भी आपने एक अच्छी बात बताई कि हो सके तो कॉटन का ही मोजा पहने, नायलॉन का मोजा ना पहना जाए। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, मैं मंच पे लूंगा डॉक्टर साहब से चर्चा करने के लिए, कुछ प्रश्नों को लेने के लिए। जी नमस्कार। आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी हो जाता है। डायबिटीज जैसे कि सब लोग जानते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन डिसीज है। आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, एक रायपुर के डायबिटोलॉजिस्ट ने श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पुस्तक या जो भी भेंट की थी, और योगापैथी फॉर डायबिटीज। तो एज ए डायबिटिक स्पेशलिस्ट आप ये मानते हैं कि योग और एक्सरसाइज करने से क्या शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, और रेगुलर योगा और एक्सरसाइज करते रहें तो हम अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है? धन्यवाद सर। अच्छा, अगर
मतलब आपका प्रश्न उचित है कि इसको हम थोड़ा सा इतर डायबिटिक फुट से इतर ये देखें कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है हमारे डायबिटीज के मैनेजमेंट में। तो जी सर, जी। अगर हम ये कहें कि आजकल यदि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसमें जो, हाँ, तो यदि हम हर मरीज को अपनी तरफ से खान पान और एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप खान पान में अपना जो भी व्यवहार है उसमें बदलाव लाएं, तेल का प्रयोग कम करें, आलू का प्रयोग कम करें, चावल आप एक समय तक सीमित कर दें, फ्राइड आइटम्स ना खाएं, रेड मीट ना खाएं, फलाहार ज्यादा करें, जूस कम लें, ये सब वगैरह वगैरह बताते हैं। पर हम देखते हैं कि 50% मरीजों को वो शायद वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज का भी उतना ही रोल है जितना कि दवाइयों का है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, हम ये कह सकते हैं बेसिकली एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज ही है। ये लंबे समय तक खान पान गलत खान पान और लंबे समय तक हमारे एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के ना होने से ही होती है। तो आप जनरली देखेंगे कि जो हमारे माँ बाप या दादा परदादा हैं, उनमें शुगर या तो हुई नहीं या हुई तो बहुत बाद में आई। लेकिन जब उनके बच्चों में शुगर आई तो देखा वो उनके हमारे पिताजी और उनकी उम्र के लोगों में 40, 45, 50 साल में आई, और आजकल ये 25-30 साल में आने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ओवर द जनरेशन बिगड़ती जा रही है। तो इसमें दोष हमें अपने जीन्स से ज्यादा हमें अपनी लाइफस्टाइल को देना है। और ये बहुत ही जरूरी है कि हर मरीज को, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हो, हर किसी को कम से कम आधा घंटा 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। आपको प्रोत्साहित करना है वो किसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। यदि वो योगा करना चाहते हैं तो योगा कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा खेलकूद में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो खेलकूद में जा सकता है। वहीं दूसरे लोग किसी अन्य खेल को, बैडमिंटन को अपनाते हैं, कोई जॉगिंग स्विमिंग ज्वाइन करता है, वो किसी भी तरह की एक्टिविटी बहुत फायदेमंद है। पर ध्यान रखने की बात है कि उस एक्टिविटी को उस मरीज के हिसाब से प्लान किया जाना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है अभी, तो हम उसको बहुत वर्जिश करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करेंगे कि आप अगले ही दिन डिस्चार्ज होने के बाद आप वर्जिश शुरू कर दें। तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से हम बढ़ते हैं कि पहले आप केवल चलना शुरू करिए, बैठे बैठे पैर चलाना थोड़े से 5 मिनट 10 मिनट के, फिर धीरे धीरे तेज गति की वॉकिंग, फिर जॉगिंग, और फिर अपने हार्ट के डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करें। वहीं बच्चों में अगर आप देखेंगे जो टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं, उनमें हमारा सीधा सीधा कहना होता है कि किसी भी तरह की एक्टिविटी को रोका ना जाए। वो आधे घंटे तो अपना जॉगिंग स्विमिंग करें ही, और अगर हो सके तो हफ्ते में 3-4 दिन 1 घंटे की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग थोड़ी सी हो सकती है, या कोई ऐसे स्पोर्ट्स हो सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वो भी करें। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के मरीज हैं, आपको किस तरह की शुगर है, आपका वजन कैसा है। अगर मान लीजिए किसी मरीज में घुटने की समस्या, घुटनों में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो जाहिर सी बात है हम उसको जॉगिंग रनिंग के लिए नहीं कह सकते। उसमें हमको दूसरे तरीके से गर्दन या कमर की एक्सरसाइज या बैठे बैठे जो योगासन हो सकते हैं वो किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शुगर के मैनेजमेंट का। इसको अक्सर मरीज फॉलो नहीं कर पाते, पर इसको बड़े स्केल पर, जैसे आज विश्व योगा दिवस है, तो हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि शुगर हो या ना हो, हर किसी को आधे घंटे से 45 मिनट की डेली एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। जी सर, आज विश्व योगा दिवस पे हम लोग ने भी लोगों को कहा कि 1 घंटा शरीर को, 23 घंटे संसार को। एक दार्शनिक की किताब में पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि आदमी के पैरों को देख के उसकी हेल्थ स्टेटस या उसकी समझ को पकड़ा जा सकता है। और जैसा आपने बताया, फुट बहुत ही निग्लेक्टेड पार्ट है बॉडी का, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इट इज वेरी ट्रू कि वही पैरों का ध्यान आप रखें, और डायबिटीज है तभी भी अपन ध्यान रखें। सर, कोई पैरों की एक्सरसाइज भी आप लोग रिकमेंड करते हैं क्या पहले से, कि कुछ एक्सरसाइज या तेल से कुछ मालिश की जाए, या इस प्रकार फुट को प्रिवेंशन करने के लिए, डायबिटिक फुट को प्रिवेंशन करने के लिए, जैसा आपने बताया मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, नया मोजे पहन सकते हैं, तो फुट के लिए भी कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स आपके मन में है या कुछ है तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
क्योंकि आपने बोला कि डायबिटिक कंट्रोल एक्सरसाइज से, दवाइयों से कैसे भी शुगर का लेवल अपन मेंटेन रखें। शुगर तो सभी में होती है, जैसा आप जानते हैं, बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाके रखना है अपने को, कैसे भी रखें। फूड मैनेजमेंट में कुछ टिप्स आपके पास हो तो हम जानना चाहेंगे। ओवर टू नरेंद्र। जी डॉक्टर साहब बताएंगे, टिप्स दे दें फिर मैं अगर आप ये कहें डायबिटिक फूड, तो पहले हमें समझ लेना होगा डायबिटिक फूड होता क्या है। तो जैसे डायबिटिक फुट, हर शुगर के मरीज के पैरों को हम डायबिटिक फुट नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं जिनको हम कई स्तर पे बांट सकते हैं, जैसे कि उनमें न्यूरोपैथी डेवलप हो गई, यानी नसें सूख रही हैं, और उन मरीजों में सेंसेशन की कमी हो गई है। जैसे कि कुछ मरीज कहेंगे कि मुझे तेज झुंझुनाहट होती है, सोते समय ऐसा लगता है मेरे पैरों के तलुओं में सुइयां चुभ रही हैं। या फिर कुछ मरीज कह सकते हैं कि सुन्न पड़ गया है, मैं अपने जमीन पे चलता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं गद्दे पे या रुई के ऊपर चल रहा हूं। कुछ मरीज ये कह सकते हैं कि चप्पल छूट जाती है, जैसा कि हमने बताया था, और या मुझे पैरों से चलने में ऊंचा करके पैर चलना पड़ता है, जिसको हाई स्टेपिंग गेट कहते हैं। या फिर कुछ मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनके पैरों में रंग बदल रहा होता है, जैसे काले पड़ रहे हो, या उनमें तो खून के सप्लाई कम हो गया हो और वो चलते चलते दर्द की शिकायत करते हो। ये सारे मरीजों को हम डायबिटिक फुट की श्रेणी में मानते हैं। और ये जरूरी है कि सभी मरीजों में पैर की जांच की जाए। कोई भी शुगर का मरीज हो जब हमारे यहाँ आता है, तो हमारे डायबिटीज एजुकेटर का ये नियम है कि हर मरीज के पैरों की जांच पड़ताल करें कि उनको डायबिटिक फुट के शुरुआती लक्षण तो नहीं है। अगर हम इनको शुरुआती तौर पे नाप सकते हैं तो कुछ हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि क्या हम किसी तरह की एक्सरसाइज बता सकते हैं, तो जैसे कोई भी एक्सरसाइज अगर पैरों में की जाए, जैसे कि अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर नीचे करना, थोड़ा बहुत नी की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज करना, जिसमें आप सीधा लेट के पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, रोकते हैं, फिर नीचे लाते हैं, और इसी तरह आपके ये कूल्हे की हड्डियों की एक्सरसाइज हो जाती है और हिप जॉइंट की एक्सरसाइज होती है। इनको करने पे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्योंकि अगर न्यूरोपैथी डेवलप होगी तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये एक तरह की जनरल एक्सरसाइज है। जहां तक आपका तेल की मालिश या किसी भी तरह के प्रयोग का सवाल है, वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि गांव के मरीजों ने खूब सारे तेलों का प्रयोग किया और उसकी खुशबू से कई सारे कीड़े अट्रैक्ट हो गए और वहां पे जाके उन्होंने काट लिया। और क्योंकि शुगर के मरीजों में पेन सेंसेशन यानी दर्द सहने का जो एक सेंसेशन है, हमारे कभी कोई भी हमें अगर किसी भी तरह की सुई चुभती है या कोई कीड़ा काटता है तो हमको तुरंत पता लग जाता है और हम अपना पैर दूर हटा लेते हैं। लेकिन शुगर के मरीज में जब वो नर्व्स खराब हो जाती हैं, वो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, तो कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बड़ा अल्सर हो चुका है, या कभी कोई चूहा उनके उंगलियों को काट कर ले गया, या उनके अंदर एक कील घुसी हुई है और उनको खबर ही नहीं रहती। तो हमको अपने मरीजों को ये जानकारी देनी होती है कि दर्द आपको बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नंगे पैर चलें या बिल्कुल किसी भी तरह अपने पैरों की देखभाल ना करें। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट, तेल मालिश या महंगे पदार्थों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ निरीक्षण करें, अपने पैरों का ख्याल रखें, नंगे पैर ना चलें, यही हर डायबिटीज के मरीजों के लिए हमारी तरफ से सलाह रहती है। उनमें जिनमें अल्सर डेवलप हो गया है, तो एक तो ये डायबिटिक फुट हो गया जिनमें काफी सारे रिस्क फैक्टर्स आ गए, नर्व की प्रॉब्लम हो गई, या उनमें ब्लड सप्लाई नहीं है, या मांसपेशी कमजोर है। लेकिन जब उनमें अल्सर डेवलप हो जाता है या कोई डिफॉर्मिटी यानी पैर टेढ़े मेढ़े होने लगे, तब उनमें हम स्पेशल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बताया। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर मेरे को ला लेंगे। मैं बस एक लूंगा। डॉक्टर वर्मा जी, जिस तरह की ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है, क्या डायबिटीज में भी हाई और लो होता है? क्या लो शुगर भी कोई बीमारी होती है क्या? डायबिटीज, आपका ये कहना है कि लो शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया और हाई शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया। जी। तो हम देखेंगे शुगर के मरीजों में भी लो शुगर की संभावना बनी रहती है, और हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में भी एक बीमारी हो सकती है। तो अगर आप शुगर के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे तो बहुत सारे मरीज जो हाई डोज की दवाइयां ले रहे हैं,
या जो इंसुलिन पर है और इंसुलिन की डोज को वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इंसुलिन को सही तरीके से नहीं लगा रहे, या कभी वो इंसुलिन की डोज हाई लगा देते हैं, अपने आप से ऊपर नीचे करते हैं, उनमें शुगर हाई भी रह सकती है और कभी कभी उनमें लो होने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसा हमारे टाइप 1 डायबिटीज के मरीज और जो अधिक उम्र के मरीज हैं उनमें संभावना बहुत रहती है। वहीं अगर आपको लिवर की साथ में बीमारी है या किडनी की बीमारी है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कभी कभी ऐसे मरीज भी आते हैं जैसा कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज में देखा जाता है कि दोपहर में तो शुगर 400 450 थी, शाम को इंसुलिन लिया और रात में जाते जाते शुगर 40-50 के आसपास पहुंच गई, जिसको हम ब्रिटल डायबिटीज कहते हैं। तो ये लो शुगर होना बहुत आम बात है। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। अगर इंसुलिन पर है तो ये देखना जरूरी है कि मरीज की उम्र के अनुसार या उसमें दूसरी बीमारी जैसे किडनी डिजीज वगैरह है तो उस हिसाब से उनका डोज प्रॉपर सेट किया जाए, उनके साथ लगातार संपर्क किया जाए, उनके इंसुलिन लगाने के तरीके बिल्कुल सही होने चाहिए, उनकी शुगर नापने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी मरीजों को ये भी कहना पड़ता है दिन में 4 से 6 बार डेली शुगर नापें और फिर हमको रिकॉर्डिंग भेजें अपने व्हाट्सएप पर या किसी अन्य माध्यम से, तब हमें जाकर ये पता लगता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। कभी कभी उनको CGMS यानी स्पेशल मशीन लगानी पड़ती है जिससे हर 5 मिनट में शुगर की रिकॉर्डिंग मिलती है और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि उनका शुगर किस वक्त लो हो गया है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जहां तक आइसोलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया यानी केवल लो शुगर की है, ये अपनी अलग बीमारी है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। कुछ बहुत ही रेयर ट्यूमर्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो शुगर लो कर देते हैं, ऐसे मरीजों में वजन बढ़ता रहता है और डेली शुगर लो होता रहता है। कुछ अन्य कारण होते हैं जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी होना, लिवर डैमेज हो जाना, ये सब कारण हो सकते हैं, या कुछ दवाइयां जैसे किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स वगैरह उनकी वजह से लो शुगर हो सकती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक डायबिटीज के संदर्भ में आप मुझसे बात करेंगे तो ऐसे कई सारे हाई रिस्क मरीज होते हैं जिनमें लो शुगर बन सकती है। उनमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी शुगर को लो ना होने दिया जाए एक बार अगर ये पकड़ में आ जाए, क्योंकि अगर ये लो हो जाती है तो हमारे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स खराब हो जाते हैं, फिर हमारी बॉडी की लो शुगर को पहचानने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो मरीज हमारे इंसुलिन पर या हाई डोज ओरल मेडिसिन पर होते हैं उनको ये भी सलाह होती है कि आप ग्लूकोमीटर लेके समय समय पर अपनी शुगर चेक करते रहें। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर गंभीर सिंह जी, डीन रिम्स मेडिकल कॉलेज रायपुर, मंच पे आ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं। हेलो, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वर्मा, जो डायबिटीज के बारे में, पर्टिकुलरली डायबिटिक फूड के बारे में बोल रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनको भी मेरा नमस्कार। कंटिन्यू करें। हाँ, नमस्कार। टॉपिक कंटिन्यू करें क्योंकि तमाम सारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू करें प्लीज। डॉक्टर साहब, अरे देख बस पैंक्रियाटिक डायबिटीज शब्द यूज कर लिया, क्या यह जो सामान्य डायबिटीज अलग चीज है? हेलो नरेंद्र, आवाज आ रही है? हेलो नरेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपने पैंक्रियाटिक डायबिटीज शब्द यूज किया तो ये एक जहन में क्वेश्चन आ जाता है कि पैंक्रियाटिक डायबिटीज, ये जो डायबिटीज हम पढ़ते हैं, जो अभी आप टाइप 2 बोल रहे हैं, वो दोनों अलग अलग है कि सेम है? सर ये प्रश्न मैं भी करने वाला था। ये बिल्कुल अलग तरह की डायबिटीज है। और जब मैं तमिलनाडु क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहा था तो मेरा थीसिस का टॉपिक ही ये पैंक्रियाटिक डायबिटीज था। ये अलग प्रकार की शुगर है जो ना कि टाइप 1 डायबिटीज से मिलती है और ना ही टाइप 2 डायबिटीज से मिलती है। पर कुछ मरीज मेरे छत्तीसगढ़ से भी आए थे, मुझे आज भी याद है। और इसमें हमारे जो ये उस तरह की शुगर है जो अमूमन यंग एडल्ट्स में होती है, यानी जो उनकी उम्र होती है वो 20 से 30 वर्ष के आसपास होती है। और इसकी खासियत ये होती है कि केवल शुगर ही नहीं होती, उनका पैंक्रियाज में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें
कभी कभी फाइब्रोसिस हो जाती है या उसमें पत्थर जम जाते हैं, जैसे कि कैलकुलस या किडनी स्टोन होते हैं, आपने किडनी और गॉल ब्लैडर में सुने होंगे, वैसे ही पैंक्रियाज में डेवलप होने लगते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे पैंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे मरीजों में ना केवल शुगर बहुत हाई मिलती है और वो काफी हाई लो शुगर में चलते हैं, बल्कि उनमें क्योंकि पैंक्रियाज यानी पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए पाचक तंत्र भी उनका डैमेज रहता है। और ऐसे मरीजों में अक्सर आप देखेंगे पेट की समस्या बहुत ज्यादा होती है। अक्सर वो जब मोशन होता है उन्हें तो वो तैलीय मोशन होता है, पेट में दर्द अक्सर उठता रहता है। और इसके अलावा दूसरी तरह एक और पैंक्रियाटिक डायबिटीज हमारे उन मरीजों में हो सकती है जो अल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं। तो ये अलग तरह की डायबिटीज है, बहुत ही मुश्किल होता है इसे ठीक करना, क्योंकि इसमें इंसुलिन के साथ साथ हमको जो एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाज से बनते हैं वो भी देने पड़ते हैं। वाला का हो गया आज। हेलो नरेंद्र जी। हेलो, हाँ बोलिए जावेद जी। हाँ, मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से। हाँ, कि जैसे कोई बच्चा जैसे ज्यादा वेट का पैदा हुआ, जिसका वेट ज्यादा हो, तो क्या उसमें मतलब डायबिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? हाँ बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल की ही बीमारी है। और अक्सर करीब 40 से 50% मरीज अपने वजन से ज्यादा जितना वजन उनकी हाइट के अनुसार होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। और धीरे धीरे क्योंकि उनका खान पान बिगड़ा हुआ था और वो एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, जब वो खा रहे थे तो कैलोरी ज्यादा जा रही थी और वो अपनी एक्टिविटी से तो उसको बर्न नहीं कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होती है। और आप देखेंगे कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जो वजन तो उनका बॉर्डर लाइन में होता है लेकिन पेट निकला होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कहते हैं। यानी उनका जो फैट है वो पेट के हमारी आंतों के आसपास जमा हो जाता है, जिसको हम विसरल एडिपोसिटी कहते हैं। जब ऐसी संभावना होती है तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो काम नहीं कर पाती, और इसी वजह से इनमें संभावना ज्यादा बनी रहती है आगे जाके शुगर होने की। पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि हर किसी का वजन ज्यादा होगा उसी को टाइप 2 डायबिटीज होगी, ऐसा नहीं है। हमारे कई सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जो गांव में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं 6-6, 8-8 घंटे, और उनका वजन भी ज्यादा नहीं है लेकिन उनको शुगर हो जाती है। तो ये एक तरह से हमारे जेनेटिक और खान पान और हमारे कल्चर का एक मिला जुला आउटकम होता है। किसी किसी के जीन्स अनुवांशिक रूप से कोई बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, यानी उसको शुगर की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि अगर घर में कई सारे लोग शुगर से पीड़ित है, माँ बाप भी पीड़ित हैं और उनके माँ बाप भी पीड़ित हैं, तो आप में यानी अनुवांशिक रूप से आप में वो खराब जीन्स आ गए हैं जिससे शुगर की संभावना ज्यादा है, तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है। तो मोटापा हाँ ये हमारे रिस्क को बढ़ाता है, इसीलिए वजन कम करने को हम हिदायत देते हैं, लेकिन हर किसी में वजन ज्यादा होगा टाइप 2 डायबिटीज में ये कहना ठीक नहीं है। थैंक यू। मेरा भी एक प्रश्न था डॉक्टर साहब। जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब से 2 प्रश्न एक साथ में करना चाहूंगा। तो एक प्रश्न तो ये है कि अगर डायबिटीज के कारण प्लांटर अल्सर है तो खुला चप्पल या सैंडल पहनना ज्यादा अच्छा है कि बंद जूता पहनने में जल्दी ठीक होने की संभावना है? और दूसरा प्रश्न इसी के साथ में यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कुष्ठ रोग में जो प्लांटर अल्सर होता है और जो डायबिटीज में जो अल्सर होता है, उन दोनों में कुछ फर्क रहता है कि एक ही समान ट्रीटमेंट वगैरह जैसे रहता है? जी बताएंगे। ठीक है, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आपने फुट में प्लांटर अल्सर की बात की, तो प्लांटर अल्सर यानी आप देखें तलुआ में अल्सर, तो तलुए में अल्सर 3 स्तर पे हो सकते हैं। ये हमारी उंगलियां या फिर हमारे आगे की जो आप देखें तलुए के आगे का हिस्सा जो कि प्रोमिनेंट हिस्सा होता है, जिसको हम 4 फुट अल्सर कहते हैं, यानी आगे के भाग में अल्सर। इसके अलावा हमारे बीच में मिड फुट अल्सर होता है, यानी तलुए के बीचों बीच में, और पीछे के हिस्से हील
यानी एड़ी के नीचे का हिस्सा जिस पर हम पैर को पहले जमीन पे रखते हैं, वहां पे उसको हील अल्सर कहते हैं। तो ये तीनों ही प्लांटर अल्सर की श्रेणी में आते हैं। तो पहला आपका कि कुष्ठ रोग का अल्सर और डायबिटिक फुट अल्सर मैनेजमेंट ये बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि दोनों में ही न्यूरोपैथी एक कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी दोनों ही जो कुष्ठ रोग का अल्सर है और डायबिटिक फुट का अल्सर है वो न्यूरोपैथी से हुआ है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कुष्ठ रोग में चारकोट फुट यानी हड्डियों का असर भी हो सकता है, उसी तरह डायबिटीज में भी कुछ लोगों में चारकोट फुट यानी जब हड्डियां हमारी गल जाती हैं उनमें अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। बाकी कॉमन जो साधारणतः जो अल्सर होते हैं ये 3 श्रेणी में ही आते हैं। जो सबसे कॉमन होता है वो हमारी उंगलियों में, या फिर हमारे, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको पैर मान लें तो ये जो हमारे प्रोमिनेंट हिस्से हैं, जिसको ये इसको हम हील मान लें, जो पीछे का हिस्सा एड़ी के पास का, और ये हमारे आगे का हिस्सा, यहाँ पे जो अल्सर होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर हम इन्हीं जगह पे डालते हैं। सबसे पहले पैर यहाँ पे पड़ता है, फिर यहाँ पे पड़ता है, तो सबसे कॉमन एरिया होता है ये अल्सर का। अब ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो जब हमारे पास मरीज आता है तो ये देखना जरूरी है कि उसके अल्सर में वो अल्सर क्लीन है या इन्फेक्टेड है। तो ज्यादातर अल्सर एक्यूट स्टेज में जब आते हैं तो वो इन्फेक्टेड होते हैं, यानी उनमें पस हो रहा होता है, गंदगी भरी होती है, बदबू आ रही होती है। अगर उनमें प्रोब डालते हैं तो वो हो सकता है बोन तक पहुंच जाए। तो उनको एक्सरे करके, उनके ब्लड के टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उस हिसाब से फिर वहां से कल्चर भेज के उसमें एंटीबायोटिक चलाई जाती है। और इस स्टेज पर ये बिल्कुल जरूरी है कि उनको चलने ही ना दिया जाए, जो कि सबसे जरूरी है। तो उसमें हम इस प्रक्रिया को ऑफ लोडिंग कहते हैं, क्योंकि जो सबसे नेग्लेक्टेड चीज है कि हम मरीजों को अच्छे से वूंड को साफ कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, एंटीबायोटिक भी चला देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहते कि आपको घर पे 24 घंटे आराम करना है। जब हमारे पास मरीज आते हैं तो या तो हम उनको एडमिट करते हैं, यदि वो एडमिट नहीं हो सकते तो घर पे उनकी एडवाइस होती है कि आपको 24 घंटे बिस्तर पे रहना है। भले ही आपकी शुगर बढ़ जाए, वो हम इंसुलिन से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें आपको पेशाब और अगर पायखाने के लिए भी जाना है तो आपको वॉकर या दूसरे सहारे से आपको चलना होगा, और आपको अपने उस पैर में जिसमें अल्सर है बिल्कुल जोर नहीं डालना। तो किसी भी तरह की चप्पल, जूता या सैंडल उस वक्त तब तक प्रयोग नहीं करना जब तक हीलिंग ना हो जाए। फिर आती है कि जब एक बार हीलिंग शुरू हो जाती है और वो काफी हद तक ठीक होने लगता है, तब कौन सी चप्पल दें। तो यहाँ पर रोल आता है स्पेशल फुटवेयर का, जिसको हम कहते हैं जैसे MCR यानी माइक्रोसेलुलर रबर, प्लास्टोजोट या अलग तरह के मटेरियल के जूते होते हैं, जिसमें एंगुलेशन होता है, यानी ये जूते पूरे फ्लैट नहीं होते, आगे से एक एंगल बना होता है। ये एंगल बने होने के कारण उंगलियां हवा में रहती हैं और वो उनका प्रेशर नीचे नहीं आता है। इसको हम एंटीरियर रॉकर फुटवेयर कहते हैं। ये प्लांटर अल्सर जो 4 फुट में यानी हमारे आगे के हिस्से में अल्सर है उनके लिए काम आता है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड फुटवेयर बनाना पड़ता है। वहीं अगर मिड फुट में अल्सर है यानी पैरों के बीच में अल्सर होता है, ये सबसे डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, क्योंकि इसको हम रोक ही नहीं सकते। तो ऐसे मरीजों में कभी कभी प्लास्टर लगाना पड़ता है। प्लास्टर लगा के उसके चारों ओर एक विंडो बनाना पड़ता है, जिससे कि वो अगर चले भी तो उस प्रेशर पर असर ना पड़े। और जब वो एक बार ठीक हो जाए, पूरी हीलिंग हो जाए, तो फिर हमें कस्टमाइज्ड फुटवेयर बनाना पड़ता है। तीसरे तरह का जो अल्सर है, जो अभी हमारे पास पेशेंट भी एडमिट है, हील अल्सर, और हमारे लिए समस्या ये है उस मरीज में कि उसके दोनों पैरों में अल्सर हो चुका है हील में जाके। ऐसे मरीज को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। आज उसका ऑपरेशन लगा हुआ है। एक बार जब वो हम पूरी तरह से डिब्राइटमेंट सर्जन से करवा लेंगे, तब अगले 6 महीने तक उस मरीज को बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसको चलने की इजाजत दे दी तो वो अल्सर ठीक नहीं होगा। और ऐसे मरीज में बहुत कम डिवाइस है, बहुत महंगी डिवाइस होती है, जिससे कि हम वो हील के अल्सर, जो पीछे के हिस्से में अल्सर है, उसको ऑफलोड कर सकें। जी, बहुत अच्छी जानकारी। मैं इसके पहले कि किसी और का प्रश्न लूं, कल किरण सर 2 मिनट बाद में आपका प्रश्न लूंगा। माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। 2 मिनट, भूपेंद्र जी 2 मिनट का समय लूंगा। मान लीजिए जनार्दन हूँ मैं सर। हाँ जनार्दन जी, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। कल इस मंच ने एक घोषणा की थी कि वे लोग, जो लोग कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए किसी भी प्रकार का रंगोली हो या कोई डिजाइन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं,
तो उनका हम इस मंच पे नाम लेंगे और उनके ड्राइंग को, पेंटिंग को और उनकी रंगोली को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो आज मेरे पास में एक ड्राइंग आई है, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है और अब वैक्सीनेशन के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी ड्राइंग हमें प्रेषित की है। भावना साहू है, पैरामेडिक स्टूडेंट है, इन्होंने भेजी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावना साहू की थोड़ी देर के लिए पेंटिंग को यहाँ प्रदर्शित की जाए। स्क्रीन पे हो रही है। भावना साहू लिखती हैं कि इन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, आप भी वैक्सीन टीकाकरण लगवाए। क्या लिखा? कोरोना से डरना नहीं। हाँ भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी मुझे कुछ विगत दिनों से एक शुगर लो चल रहा है मेरा। आज ही मेरा शुगर लगभग 68 हो गया था। तो फिर 2 बाटल चढ़ाए डॉक्टर, तब जाकर 96 हुआ था। और ऐसा मगर अभी 15-16 दिन से कंटिन्यू 60 से ऊपर ही रहा, 60-70 के बीच में। आज मतलब बहुत वीकनेस लग रहा था, तो मैंने गया चेकअप कराया तो लो, फिर डॉक्टर ने वहीं ग्लूकोज का बॉटल लगाया 2, फिर उसके बाद 90+ हुआ था। तो अभी तो कुछ ठीक लग रहा है, बाकी ये 15 दिन से लगभग वही हाल है। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष? भूपेन जी, आपको ये शुगर है कि आपको ये केवल लो शुगर की शिकायत? लो शुगर रहता है, कभी हाई नहीं हुआ। कभी हाई नहीं? अधिकतम भाई साहब 110 गया है मेरा। ये लगभग 2 साल से चेकअप हुआ है, उस बीच में 110 हाईएस्ट था। तो आपका हमें कुछ चेकअप करने पड़ेंगे, क्योंकि लो शुगर अपने आप में एक अलग बीमारी है जो कि शुगर से बिल्कुल अलग है। इसके कारण भी अलग होते हैं और हमको कुछ बेसिक जांचें करनी पड़ेंगी। लो शुगर हो जाने पर बोतल चढ़ाना एक उपाय नहीं है। इसको बहुत ज्यादा दिनों तक इससे आप बीमारी को टाल नहीं सकते हैं, और ये एक तरह से डेंजरस भी है, क्योंकि लो शुगर आपको घर में कभी भी हो सकती है। उस वक्त आप हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसमें समस्या हो सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें जो दूसरे हमारी बीमारियां हो सकती हैं उनको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अगर ये लंबे समय से चल रही है तो कुछ जांचें करनी पड़ेंगी, जैसे लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कुछ हार्मोनल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, किडनी से रिलेटेड, या फिर कुछ रेयर प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर मैं इसको विषय को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, आपसे सलाह रहेगी कि आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, और अगर हो सके तो आपको अगर इच्छा करे तो आप MMI हॉस्पिटल भी आके दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लो शुगर को बहुत इवेलुएट कर पाना, तो एक बार आना ही ठीक रहेगा। मंच पर मैं यहाँ कुछ भी कहूंगा वो अधूरी जानकारी होगी। जी भाई साहब। हेलो, थैंक यू भाई साहब। ओके। हेलो सर। हाँ किरण सर, बोलिए। सर, सवाल कर सकता हूँ सर? जी बिल्कुल करिए। वर्मा सर को नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव हो गया है तो उनको डायबिटीज होने की चांसेस कितना रहता है सर? और एक क्वेश्चन और है सर, ये डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में अपन कैसे अंतर करते हैं सर? 2 प्रश्न है सर। आपका प्रश्न जो ब्लड प्रेशर के मरीज में शुगर की कितनी संभावना है, एक्चुअल एब्सोल्यूट परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा इसलिए कि ब्लड प्रेशर भी किन परिस्थितियों में ज्यादा होता है, वो भी हमारे खान पान, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, ऐसे मरीजों में ज्यादा होता है, और शुगर भी इन्हीं मरीजों में ज्यादा पाई जाती है। तो क्योंकि सबके रिस्क फैक्टर एक जैसे हैं, तो ये संभावना भी ज्यादा रहती है कि ब्लड प्रेशर अगर यदि आप है तो शुगर भी हो सकती है, पर ऐसा हर किसी मरीज को होगा ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जहां तक आपका सवाल है कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस,
तो डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह यानी मीठा, और डायबिटीज इंसिपिडस में यानी पानी ज्यादा पीने की बीमारी। डायबिटीज इंसिपिडस हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोथैलेमिक डिजीज है जिसमें एक वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन नहीं बनता। तो दोनों ही बीमारियों में पेशाब ज्यादा लगती है और पानी ज्यादा पिया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस बहुत रेयर है, आप कहें कि बहुत बहुत अनकॉमन है, बहुत ही कम केस मिलेंगे। तो यदि कोई पहले तौर पे प्राइमरी तौर पे पानी ज्यादा पीने और पेशाब ज्यादा की शिकायत के साथ आता है तो पहला आपका शक डायबिटीज मेलाइटस ही होना चाहिए। अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आप शुगर चेक करेंगे तो शुगर बढ़ी हुई पाई जाएगी डायबिटीज मेलाइटस में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगी। इसके अलावा जो डायबिटीज इंसिपिडस के मरीज है बहुत पानी पीते हैं, बहुत ठंडा पानी, उनको कम से कम 10-12 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और अगर जब तक उनको दवाई ना दी जाए जिसमें एक नेजल स्प्रे डेस्मोप्रेसिन वगैरह का आता है तब तक उसमें ये बीमारी ठीक नहीं होती। जबकि डायबिटीज मेलाइटिस के मरीजों में अगर आप शुगर एक बार नॉर्मल कर दे दवाइयां या इंसुलिन के साथ तो फिर ये पूरे तरीके से पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया यानी ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पेशाब करने की जो शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक सर, थैंक यू सर। अगले किसी के प्रश्न? मंच प्रस्तुत लोगों में से कोई और प्रश्न करेंगे? हेलो जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, इंसुलिन या जो डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन ज्यादा बेस्ट रहेगी कि ये मेडिसिन, दोनों में से मतलब ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा? हमें किसी भी दवाई को शुगर में जो इस्तेमाल होती है एक किसी से बेहतर नहीं समझना है। ये सबसे बड़ी गलती जो हम आपस में कर जाते हैं कि हम सोचते हैं इंसुलिन अच्छी है, फिर हम सोचते हैं कि ये दवाई अच्छी है, महंगी दवाई अच्छी है कि सस्ती दवाई। शुगर में हर दवाई का अपना स्थान है। जहां इंसुलिन की आवश्यकता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों में 4 साल का बच्चा शुगर के साथ आता है, आप दवाई नहीं दे सकते, उसके लिए इंसुलिन ही एकमात्र जीवन रक्षक दवाई है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इंसुलिन भी दे सकते हैं और गोलियां भी दे सकते हैं। पर अगर हाई शुगर के साथ पेशेंट हार्ट अटैक के साथ एडमिट हुआ या हार्ट फेलियर के साथ हुआ तो आपको शुगर जल्दी कंट्रोल करनी है और इंसुलिन से बेहतर कोई उपाय नहीं होता। लेकिन ओपीडी में जैसे बाह्य रोग विभाग में आने वाले मरीज हैं, शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, मोटापे के साथ आए हैं, तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, तब आप दवाई दे सकते हैं। अब कौन सी दवाई देनी है उसमें भी अलग अलग तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी मैं कहूंगा दवाइयों में भी कि महंगी दवा ही अच्छी है, हर किसी को महंगी दवाई देनी है ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग पायोग्लिटाजोन नाम की एक सस्ती दवाई इस्तेमाल करते थे, 7.5 से 30 मिलीग्राम 45 मिलीग्राम तक वो देते हैं, बहुत सस्ती दवाई है। और ये क्योंकि उच्च सूजन बढ़ाती है या हार्ट फेलियर कर सकती है, इस वजह से मार्केट से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। लेकिन हालिया एक स्टडी में पता चला ये दवाई खाने से आगे होने वाले लकवा यानी स्ट्रोक की संभावना कम होती है। तो हम ऐसे मरीज जिनमें स्ट्रोक हो चुका है या संभावना ज्यादा है, क्यों ना हम इस दवाई को इस्तेमाल करें। तो ये कहना कि एक दवाई दूसरे से बेहतर है, इंसुलिन बेहतर है या दवाई, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। हमारा मरीज जैसा होगा हम वैसा निर्णय करेंगे और ये कोई भी किसी दवाई को एक से बढ़कर एक नहीं मानना चाहिए। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को सर बोलते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्स यूज नहीं करने चाहिए, तो सर उनके लिए बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा यूज होगा अगर उन लोग लेना चाहे तो? मैं किसी भी सप्लीमेंट को अपने मरीजों में नहीं देता। मेरा प्रयोग मल्टीविटामिन के लिए भी ना के बराबर होता है। अगर उनमें किसी विटामिन की कमी है तो मैं वो बस विटामिन, जैसे विटामिन डी हमारे मरीजों में काफी कम पाया जाता है, कभी कभी विटामिन B12 की कमी है, तो केवल उस वक्त उनको मैं वो दवाई देता हूँ। अगर आप पौष्टिक खाना देंगे तो सारे सप्लीमेंट उसमें मौजूद होते हैं। आपको किसी भी तरह से अलग तरीके से सप्लीमेंट या कोई प्रोटीन पाउडर देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय खाने चाहे छत्तीसगढ़ में बनते हो, चाहे वो राजस्थान या तमिलनाडु में, उनमें ऐसे गुण हैं कि हम अगर उनको उचित तरीके से इस्तेमाल करें, बदल बदल के दालों का प्रयोग करें, चने का प्रयोग करें, हमारे यहाँ आप कहते हैं सूजी आती है या सत्तू खाया जाता है जो कि चने के पाउडर, ये सब इतने पौष्टिक आहार है, आपको अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी शुगर के मरीजों में 4 से 6, 8, 9 दवाइयां चलती हैं,
तो कभी किसी ब्लड प्रेशर की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, शुगर की 3 दवाई, इंसुलिन, फिर हम अगर एक और उसके ऊपर आर्थिक बोझ मल्टीविटामिन या किसी सप्लीमेंट का डालते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी भी तरह के सप्लीमेंट को अपने मरीजों में देने के लिए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। मार्केट में बहुत सारे, अभी एक और मैं देख रहा था, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर आ गया है। अगर प्रोटीन है तो वो शुगर फ्री होगा ही, तो ना शुगर फ्री चावल मैंने अभी एक ब्रांड देखा सर मार्केट में रखा हुआ डब्बा, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर। तो मैं सोचने लगा कि प्रोटीन में तो वैसे भी बेस्वाद रहता है, कोई स्वाद तो ज्यादा दिखता नहीं है, शुगर फ्री करने का क्या हुआ? देखिए, अगर हम प्रोटीन भी लेंगे तो वो अल्टीमेटली कार्बो कन्वर्ट हो सकता है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो वो भी प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है, और एमिनो एसिड से ग्लूकोज भी बन सकता है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज शुगर फ्री नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब प्रोटीन आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की बजाय, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और उसमें शुगर में कन्वर्ट होने की संभावना ना के बराबर होती है, और वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक यानी मांसपेशियों को बनाता है। तो प्रोटीन इसलिए प्रिफर्ड है। तो अब शुगर फ्री चावल, शुगर फ्री आलू, ये सब एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स को बेचने के तरीके हैं। मैं कभी किसी को या हम में से किसी को भी कोई स्पेशल तरीके के आटा या चावल खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आर्थिक बोझ पैदा करता है। दवाइयां और इंसुलिन या बाकी चीजों में काफी पैसा मरीजों का चला जाता है। इसलिए जो घर में बन सकता है, जो हर घर का हर सदस्य पौष्टिक खाना खा सकता है, थोड़े बहुत बदलाव से ही सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये भी कहा जाता है कि जिसका शुगर बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज होती है, उसका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। अब इसमें लोगों का धारणा ये है कि आप उसे प्रोटीन ज्यादा खिलाओगे तो बोलते हो हमको पचेगा ही नहीं, इसलिए लोग प्रोटीन खाते नहीं है, ये धारणा है। अब कई सारी धारणाएं ऐसी हैं जिनको धीरे धीरे बदलने की जरूरत है। भारतीय खाने में आप देखेंगे प्रोटीन वैसे ही बहुत कम होता है। जहां हमें 20% प्रोटीन अपनी कैलोरी में चाहिए होता है, वहां पे हार्डली हमारे खाने में प्रोटीन कहाँ से आएगा। अगर वेजिटेरियन हमारे मरीज है या इंसान है तो उसमें प्रोटीन सिर्फ दालों से मिलता है, थोड़ा बहुत दूध से, जो कि बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। लोग अंडा या वो भी सोयाबीन तक नहीं खाते। सोयाबीन एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, वो भी खाना पसंद नहीं करते। तो प्रोटीन को तो हमें किसी ना किसी तरीके से बढ़ाना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा पनीर या दाल ही ऐसा सोर्स होता है जो वेजिटेरियन लोगों में हम बता सकते हैं। उनका प्रयोग कम से कम 20% ना से ही 15 से 18% तो प्रोटीन करना ही पड़ेगा। पाचन तक जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी भी मरीज को आपने पनीर खाने से पाचन क्रिया में परेशानी हो ऐसा नहीं सुना होगा। तो ज्यादातर ये भ्रांतियां हैं जिसको हमें धीरे धीरे करके दूर करना पड़ेगा। जी, और किसी के प्रश्न है अपने पास? हाँ ध्रुव जी बोलिए। नमस्कार सर, वो विटामिन डी के लक्षण क्या है सर, कमी का? ज्यादातर में लक्षण नहीं आते हैं, अक्सर ये टेस्ट करने पे पता लगता है। पर आप मान के चलिए कि यूनिवर्सल यानी 90 से 95% लोगों में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हम में से कोई भी अब धूप में, वो भी 10 से 3 बजे तक कड़ी धूप में अपने हाथ और सर खुला रख के आधे घंटे तक खड़े रहने का ये कार्य कोई नहीं करता है। बच्चों को भी अब हम बाहर धूप में निकलने नहीं दे रहे। तो आप मान के चलिए कि चाहे बच्चे हो, बूढ़े या जवान हो, सभी में विटामिन डी की कमी है। तो मेरा तो ये पर्सनल एडवाइस रहती है कि बच्चों को भी विटामिन डी दिया जाए रेगुलरली। जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है जिनमें हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस है, उसमें भी बहुत सस्ती दवाइयां विटामिन डी की आती हैं जो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार लेनी होती है। वो उनका प्रयोग वो रेगुलर करते रहे। महंगा टेस्ट विटामिन डी भी मैं कभी नहीं कराता, क्योंकि 1200 से 1500 रुपए की विटामिन डी की जांच होती है। उसके बजाय जरूरी है कि आप 10 या 12 रुपए का वो कैप्सूल महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार प्रयोग में ले लें। जी, और किसी के प्रश्न है? शुगर से संबंधित? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, ये डायबिटीज में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए सर? आप अगर जनरल खाने का एडवाइस लेंगे तो डायबिटीज में आपका ऑयल का प्रयोग बहुत तेजी से कम कर देना चाहिए, जिस पर हम चर्चा कम करते हैं अमूमन आम प्रयोग में। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप ये देखिए कि एक महीने में आपके घर में कितना तेल प्रयोग में आता है।
और ये कितने लोग हैं, कितने वयस्क हैं, तो प्रति व्यक्ति आधा लीटर या 600 ml से ज्यादा प्रति माह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप खुद ही इस्तेमाल लगा लेंगे कि कितने लीटर प्रयोग आता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है तेल का अधिक प्रयोग होना, क्योंकि उससे ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट डिजीज का भी रिस्क रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे कॉमन है, सबसे आसानी से कम प्रयोग करने वाला है। आप अपने घर की स्त्रियों को बोलेंगे, वो आसानी से इसमें कट शॉर्ट कर लेंगे। उनको सब तरीके पता होते हैं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको सब पता होता है कि खाने को किस तरह से बनाना है, कि कम तेल में कैसे बनाना है, ज्यादा तेल में कैसे बनाना है। फिर चावल का प्रयोग जो अमूमन 2 से 3 बार प्रयोग करते हैं, तो हमारी एडवाइस रहती है कि आप उसको एक बार खाएं, रात को ना खाएं। पराठे पूड़ी का प्रयोग कम कर दें। आलू बहुत ज्यादा, जैसे फ्राई आलू, रेड मीट, ये सब आइटम्स आप कम खाएं। दूध पिएं, फल खाएं, जूस ना लें। ये छोटी छोटी एडवाइस है जो हम लोग सभी को देते हैं। किसी को भी ऐसी चीज की एडवाइस नहीं देते हैं यूजुअली जिसमें कि आपको कोई महंगे सामान खरीदने पड़े, महंगे फ्रूट्स खरीदने पड़े, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़े से बदलाव करने से ही आपकी डाइट ठीक हो जाएगी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं सर इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ पिछले 20-22 साल से। तो पहले दिन में 2 बार इंसुलिन लेता था। अब अभी बीच में 20 छोड़ देना पड़ता मुझे, फास्ट फूड वाला। और मैं डेली शुगर चेक करता हूँ मॉर्निंग इवनिंग। पर कभी कभी क्या होता है सर, जैसे इवनिंग इन द सेंस डिनर के बाद में 2 घंटे बाद चेक करता हूँ मैं, तो रात में जैसे 200 आई है ना, 203 का, तभी मुझे मॉर्निंग में हाई कोर्ट में होता है। 200 से कम रखता हूँ तो मॉर्निंग में 3-4-5 बजे हाई कोर्ट में हो सकता है। तो मेरी नींद खुल जाती है, आई करेक्ट। बट मेजर क्वेश्चन क्या लगा कि जैसे रात में 200 आ गई, कई बार ऐसे होता है कि मॉर्निंग में उसको चेक करता हूँ तो 300 हो जाती है बिना दिक्कत। क्योंकि मेरी 200-250 है, लेकिन मॉर्निंग में इसको चेक करता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा लगातार 2-3 साल से 2-3 बार होता है कि मॉर्निंग में 350, रात में बराबर 200 ऐसे साल में ऊर्जा 2 बार होता है। तो वो हैपेंस कंटिन्यूअसली फॉर 2-3 डेज। तो मैं आपके प्रश्न को बहुत ठीक से सुन नहीं पाया कि इको हो रहा है इसमें। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आप हेलो नरेंद्र जी कुछ इको हो रहा है। ख्याल से वो उन्हीं की तरफ है, उनसे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं वो लगाता हूँ माइक बंद, ईयरफोन लगाइए आप। ओके, ईयरफोन लगाएंगे। हाँ, ईयरफोन लगा दिया सर। हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर? नहीं, आवाज आ रही है, वो इको कर रही है। आपकी आवाज इको कर रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा रात में पीपी चेक करता हूँ तो कई बार 220-200 तक रहता है। मॉर्निंग में फास्टिंग 300 के ऊपर हो जाता है। 2-3 बार होता है साल में ऐसा, लगातार 2-3 दिन तक होता है। फिर अपने आप रीडिंग्स ठीक आने लगती है। मैंने अपना किया, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपका HbA1c कितना है? हेलो, आपका मेरा लास्ट टाइम 9.8 था। हाँ, 9.8। हाँ, तो अगर आप ये देखें 10% HbA1c यानी एवरेज ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, इसका अर्थ ये हुआ कि करीब 250-300 के आसपास सारे दिन का एवरेज शुगर है। अगर हम सारे दिन की शुगर का 5-5 मिनट में नापे तो वो 250 से 350 के आसपास रहती है, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसको आपकी 50 साल की उम्र होगी हार्डली, तो मुझे लगता है आपका जो टारगेट है वो 7% के आसपास होना चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप प्रीमिक्स इंसुलिन को दूधिया इंसुलिन लेते होंगे, जिसको आप सुबह शाम खाने के पहले लगाते होंगे। नहीं, एक क्लियर आर इंसुलिन भी लेता हूँ। आर भी लेते हो, शायद आप लंच के टाइम में लेते होंगे। लंच के टाइम आर लेता हूँ। हाँ, तो जहां तक आप देखेंगे कि ये जो प्रीमिक्स इंसुलिन है, ये 2 तरह की इंसुलिन की मिली हुई होती है। इसमें एक शॉर्ट एक्टिंग होती है और एक लॉन्ग एक्टिंग। हाँ जी। हाँ, तो इसमें ये फिक्स होता है डोज। 30% आपकी शॉर्ट एक्टिंग होगी रेगुलर और 70% आपकी एनपीएच इंसुलिन होगी। मैं 50-50 यूज करता हूँ। 50-50 यूज करते हैं जी। तो इसमें ये है कि कई बार ऐसा होगा कि पीपी शुगर या तो नॉर्मल भी आ सकती है और हाई भी आ सकती है।
तो जब आप पीपी शुगर बढ़ी आएगी और आप खाने के पहले ज्यादा इंसुलिन लगाएंगे तो उसमें एनपीएच इंसुलिन भी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप हाई करेंगे तो हो सकता है आगे जाके लो शुगर हो जाएगी रात में जाके, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि सारी शुगर हाई आ रही होगी। तो इसके कई कारण हैं। सबसे कॉमन कारण जो हम ऐसे मरीजों में देखते हैं वो होता है इंसुलिन को गलत तरीके से लगाना, उसका स्टोरेज सही करना। जैसे कि कई मरीज ऐसे हमने पाए हैं जो इतनी इंसुलिन को फ्रिज के फ्रीजर के पार्ट में स्टोर करके रखे हुए और उस वजह से वो खराब हो गई। फिर आपकी जो इंसुलिन है वो आपको 15 मिनट पहले निकाल के रखना है, निकालने के बाद आपको खाने के आधे घंटे पहले लगाना है, उसके बाद उसको रोल करना जरूरी है 10 से 15 बार। फिर उसके बाद आपको, अगर आप नीडल का प्रयोग कर रहे हैं पेन के साथ या सिरिंज के साथ, तो उसको डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे लगाना है। एंगल पे लगाना तो जरूरी है, इसके बाद साइड रोटेशन बहुत जरूरी है, एक ही जगह पे 2 बार ना लगे इंसुलिन। अपने इंसुलिन की जगह को चेंज करते रहना जरूरी है। फिर आप एक ही नीडल को बार बार इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको खुद सामने देखने के बाद पता लगती है कि 10 साल से मरीज गलत तरीके से इंसुलिन लगा रहा था। और नीडल तो मैं सर 10 दिन तक यूज करता हूँ। नीडल तो 4-5 बार यूज करता हूँ एक नीडल सिर्फ आइडियली 1 बार या मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 बार। मैं 7-8 बार यूज करता हूँ। हाँ, कई बार इंसुलिन बदलने से होता है कि शुगर उन्हीं कम डोज में वो नॉर्मल आने लगती है कंट्रोल। फिर 50/50 जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट एक्टिंग बहुत ज्यादा होता है और हमारी बॉडी को जो बेसल इंसुलिन है, जो अगला 50% है, उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ये हमें ये सारी चीजें आपके साथ देखनी पड़ेंगी। खाने के साथ क्या रिलेशन है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, किस समय शुगर लो हो जाता है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं दिखाऊंगा फिर। ठीक है, कभी भी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। कोई और ऑडियंस प्रश्न करने के लिए? हाँ, डॉक्टर नरेंद्र। हाँ सर शैलेश सर जी। सर, एक ऐसे ही जहन में क्वेश्चन आता है, जैसे आप इतने दिन से हम टाइप 1 टाइप 2 सुन रहे हैं, क्या टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 भी ऐसा कुछ होता है क्या सर? जस्ट फॉर बिल्कुल होता है। और एक तरह से देखा जाए कि टाइप 1 2 3 नहीं 8-9 तरह की डायबिटीज होती है। तो जिसमें आप टाइप 1 टाइप 2 तो एक कॉमन तरीके के हो गए, टाइप 3 जिसमें पैंक्रियाटिक आता है या अल्जाइमर से रिलेटेड। फिर एक कई तरह के जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। फिर कई बार माँ से आने वाली माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज होती है। कई बार हमारे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, लाइपोडिस्ट्रोफिक डायबिटीज होती है। तो ऐसे कई तरह की डायबिटीज है जिनको हम केयरफुली देखें तो बहुत जरूरी है पहचानना, क्योंकि हर तरह की डायबिटीज का अपना अलग ट्रीटमेंट होता है। तो आपने सही कहा, केवल टाइप 1 टाइप 2 नहीं होती, टाइप 3 टाइप 4 या और भी तरह की डायबिटीज होती है। ये हमारे लिए भी एक नई जानकारी है, ये तो क्वेश्चन मन में आ गया था, ये हमारे लिए एक नई जानकारी है। लाइफ स्टाइल डिसीज है डायबिटीज, लेकिन गांव के लोग का तो स्टाइल काफी संयमित रहता है। सुबह उठना, खेत में जाना, वो लगभग पैदल ही चलते रहते हैं, उसके बाद भी उनको डायबिटीज हो जाती है और वो मानने को तैयार नहीं होते। मैंने बहुत सारे शिविर अटेंड किए गांव के, वहां पे जब आते हैं तो पेशेंट का जो शुगर लेवल वो 250-250 300 के आसपास में रहता है और बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। ये रिसेंट चेंज आप पिछले 2 दशकों से देख सकते हैं कि जो गांव में डायबिटीज थी वो बढ़ गई है, और मुझे लगता है इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन हमारे यहाँ ज्यादा हो चुका है, पिछले वो फैल चुका है हमारे गांव में भी। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि अब हमारे किसान उतने एक्टिव नहीं रह गए जितने पहले होते थे, क्योंकि अब गांव में ट्रैक्टर का प्रयोग हो गया। आप कई बार पूछेंगे आप कितने घंटे काम करते हो, वो 8 घंटे काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? वो ट्रैक्टर पे काम करते हैं। तो ये ट्रैक्टर चलाना कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। कई बार ऐसे भी मरीज है जो कहते हैं मैं तो 8 घंटे फील्ड में रहता हूँ लेकिन बाइक पे रहता हूँ। तो ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि वो उसी को एक्टिविटी समझ लेते हैं। और तीसरा ये कि जेनेटिक्स, जिसको हम इग्नोर करते हैं और भारत में बहुत कम रिसर्च होती है इस पर, कि भारतीयों का, एशियंस का जो जेनेटिक प्रोफाइल है वो भी काफी गड़बड़ है हमारे पश्चिमी देशों के मुकाबले। इसीलिए आप देखेंगे कि कम उम्र में शुगर आती है भारतीयों को। बस डायबिटीज जो हमारे कॉकेशियंस यानी पश्चिमी देशों में
50-60 की उम्र के बाद आती है, वो यहाँ पर आप 30-40-50 की उम्र के अंदर अंदर देख लेते हैं कि डायबिटीज हो गई। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं और लूंगा। कई डायबिटोलॉजिस्ट या कई डॉक्टर जो हैं जिन्हें डायबिटिक के पेशेंट को काफी मात्रा में फल खाने की भी सलाह देते हैं, बोले खाली पेट आप फल खा लिया करो। क्या इससे कुछ फायदा मिलता है या नुकसानदेह है? फल खाना कभी भी बुरा नहीं है, आप कोई भी तरह का फल खा सकते हैं। फल मीठे जितने भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो चीनी की तरह काम करेंगे, उनका शुगर धीरे धीरे ही रिलीज होगा। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है फल कब खाएं, तो फल आप खाली पेट भी थोड़ा खा सकते हैं, और आप शाम के समय 4 से 5 बजे भी खा सकते हैं। तो मेरा जो भी सलाह रहती है कि आप फल को खाने के साथ ना लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि खाने के साथ खाने में आपकी डाइट तो उतनी ही रहती है, फल आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा कैलोरी का काम करता है। तो फल को एक थोड़ा गैप के बाद, नाश्ते या लंच के पहले या लंच और शाम के डिनर के बीच में आप एक कटोरी, एक मीडियम साइज कटोरी फल, कोई भी फल खा सकते हैं। पपीता हो सकता है, तरबूजा हो सकता है, केला भी आप मीडियम साइज का खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं। आम सबसे ज्यादा एक मुसीबत करने वाला फल होता है जिसके लिए पेशेंट्स अक्सर क्वेरी करते हैं। तो आम भी आप खा सकते हैं, पर ज्यादातर मरीज फिर 3-4 आम एक साथ खा लेते हैं। मेरी सलाह रहती है कि आप मीडियम साइज का, छोटे साइज का आम जो थोड़ा कच्चा सा होता है, जिसमें आप पूरी तरह से पका नहीं, बहुत मीठा नहीं होता है, वो आप एक आम खा सकते हैं। और कोशिश करके हफ्ते में 4 से 5 दिन ही खाइए, बाकी दिन ना खाएं। जी, मैं और प्रश्न लेना चाहूंगा। किसी के जहन में कोई प्रश्न है या पूछें? सर सर, जैसे आजकल बहुत सारे प्यूरिफायर्स आ गए, तो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स एंड बहुत सारे वो सब आते हैं, तो वो क्या उससे भी, वो पानी से भी डायबिटीज पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसी कोई अभी तक स्टडी नहीं आई है कि पानी से हो रही है डायबिटीज, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। और प्यूरिफायर से पानी पीना हम सबकी मजबूरी है, हम कोई भी अभी नल का पानी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, और ये डायबिटीज न्यूरोपैथी मतलब क्या कैसे होता है, थोड़ा सा मुझे जानना था। जब डायबिटीज लंबी हो जाती है तो एक तरह से वहां जो नर्व में ब्लड सप्लाई होती है, हमारी नर्व्स में भी एक ब्लड सप्लाई होती है जो कि नर्व्स को न्यूट्रिशन पहुंचाती है, तो वो रुक जाता है धीरे धीरे, क्योंकि शुगर अपनी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो जो ये धीरे धीरे डैमेज होता है, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं डायबिटीज में जिनको एडवांस ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स या बाकी कहते हैं, उनकी वजह से नर्व का धीरे धीरे डैमेज होता है। ये नर्व के डैमेज होने के बाद हमारे सेंसेशन और हमारी मांसपेशी दोनों का लॉस होता है। जब सेंसेशन कम होते हैं तो मरीज बोलता है कि झुनझुनी लग रही है, सुइयां चुभ रही है या सुन्नपन लग रहा है। और जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो पैर कमजोर पड़ते हैं और उसमें चप्पल छूटने की शिकायत आने लगती है, या पैरों में रगड़ खाने लगते हैं, ये वाली शिकायतें आती है। तो इसी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसमें एक तीसरा कंपोनेंट ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का होता है, तो पैर सूखे हो जाना, पैरों में पसीना कम आना, क्रैक्स ज्यादा बनना, ये बीमारियां होती है। तो ये सभी तीनों कारण होते हैं। न्यूरोपैथी जब होती है पैरों पे सीधा असर होता है और उसमें इन्फेक्शन और अल्सर होने के चांसेस बढ़ते हैं। सर, और ये मतलब दूसरे ऑर्गन्स में भी इफेक्ट कर सकता है क्या, जैसे लिम्स हो गया? डायबिटिक न्यूरोपैथी कई प्रकार से आ सकती है। वो पैरों में भी आ सकती है, हाथों में भी आ सकती है, पेट में आ सकती है, जिसको हम ट्रंकल न्यूरोपैथी कहते हैं। कई बार हमारे जांघों की मसल्स कमजोर होती है, जिसको लंबोसैक्रल प्लेक्सोपैथी कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कभी आंख झुक जाना, या अपनी तीसरी थर्ड नर्व की पैल्सी जिसमें ये डबल दिखने लगता है, भैंगापन आ जाता है, ये सब कुछ डायबिटीज में हो सकता है। तो शुगर, जैसे शुरू में बताया था नरेंद्र जी ने, शायद शुगर ऐसी बीमारी है जो हमारे सिर से लेके पांव तक किसी भी अंग को नहीं छोड़ती है। यस सर, थैंक यू सर। जी, डॉक्टर गंभीर सर को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। शायद अब अपने ऑफिस में पहुंच चुके होंगे, काफी देर तक ट्रेवलिंग रही है। डॉक्टर गंभीर सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ नरेंद्र, मैं सुन रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ। और नहीं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं और ऐसे मौके कम आते हैं जब ऐसे
एक्सपर्ट्स हमारे मंच में हों, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उन लोगों के सारे जो जिज्ञासा हैं वो इसमें आए, और जिस बेबाकी से और जिस सिंप्लीफाइड तरीके से डॉक्टर शिवेंद्र सबको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, ये विषय इतना आसान नहीं है जिसको उन्होंने बहुत ही आसान करके हर सवाल को बहुत स्मूथली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी जो भी लोग अपने क्वेरीज हैं उसमें रखें, और उनसे बाकी जहां तक मेरा सवाल है व्यक्तिगत, उनसे जब भी मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा तो मैं करूंगा ही। तो और भी है ना, और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी जो भी समस्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको फायदा हो जो इस सारे चीजों को सुन रहे हैं, तो उनसे सवाल आने दें। बहुत अच्छा बढ़िया डिस्कशन चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ लगातार, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं स्वागत करूंगा, किसी के प्रश्न अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो। हाँ डॉक्टर साहब, कोरोना काल चल रहा है, डायबिटीज वालों को कोरोना ने ज्यादा इफेक्ट किया, ऐसा क्यों? डायबिटीज कोरोना इन्फेक्शन का रिस्क नहीं बढ़ाती है, तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन में अंतर है। इन्फेक्शन होना यानी कोविड हमारी बॉडी में घुस गया है, ये तो बराबर का होता है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो। जो भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, हैंड सैनिटाइजेशन नहीं करेगा, कोविड के इन्फेक्शन होने का रिस्क उसको ज्यादा रहेगा। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बहुत रहता है। इसके कई कारण रखे गए हैं, जैसे कि डायबिटीज में हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, तो हमारे जो सफेद कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल है, उनके लड़ने की क्षमता हर लेवल पर कम होती है, वो बनते कम है, वो इन्फेक्शन की जगह पे पहुंचते कम है, उनकी ब्लड हमारी नसों को पार करके वायरस तक पहुंचने की क्षमता कम हो जाती है। हर लेवल पर ये व्हाइट सेल यानी सफेद रक्त कोशिकाएं जो है ये कमजोर रहती हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि जो लंग्स के कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम कोविड निमोनिया कहते हैं, वो भी ज्यादा पाया जाता है। फिर उसमें किडनी फेलियर, हार्ट के सिम्टम्स सब कुछ ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण है। और शुगर अपने आप में बढ़ जाती है जब स्टेरॉइड दिया जाता है। तो कई मरीज जिसमें बॉर्डरलाइन शुगर थी, अब शुगर बहुत बढ़ गई। एक बार शुगर बढ़ेगी तो वो वायरस के लिए एक अच्छा साधन हो जाता है अपने आप को प्रोलिफरेट करने का। इन सब कारणों की वजह से डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड ज्यादा मिलता है। इन्फेक्शन का रिस्क हर किसी में बराबर रहेगा। कोई भी अगर एक्सपोज होगा, वो अपना पालन नहीं करेगा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो इन्फेक्शन का रिस्क हर किसी में बराबर है। डॉक्टर साहब, आपने भी कोविड में शैलेश सर ने चर्चा कर दी कि कोविड वाले डायबिटिक की जो पेशेंट थे उन्हें कोरोना का संक्रमण ज्यादा होता है। आपने बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात आई है तो सर मेरा एक प्रश्न आता है कि अब पोस्ट कोविड जो डायबिटिक पेशेंट है और उन्हें कोविड हुआ होगा, तो अब किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन उनमें देखने को मिल रही है और उन्हें क्या विशेष एहतियात अपने लिए बरतना चाहिए? तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो अभी आ रहा है, एक तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गया, उस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। दूसरा जो एक है कि एक्सट्रीम फैटीग बहुत कॉमनली मिल रहा है। मतलब शुगर के मरीज अब अपने आप में थकान लगना, सांस फूलना और बॉर्डर लाइन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन की शिकायत कर रहे हैं। महीनों बीतने के बाद भी ऐसे मरीज ये शिकायत करते हैं कि हमें चलने में अभी भी सांस फूलती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो एक तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो गया जो कि नॉन स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद कुछ मरीजों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाइपोनेट्रीमिया ट्रांजिएंट यानी सोडियम कम हो जाना, ये समस्या पाई गई है। कुछ मरीजों में थायराइड संबंधी समस्याएं भी अभी पोस्ट कोविड मिल रही हैं, जैसे कि लो थायराइड या हाई थायराइड हो जाना, थायराइडाइटिस जिसको कहते हैं, वो मिल जाना। फिर ये कह सकते हैं कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, यानी आगे फिर कुछ समय बाद दूसरे तरह के इन्फेक्शन मौसम बदलने पर, वो भी बहुत ज्यादा कॉमनली मिल रहे हैं। तो पोस्ट कोविड में ये संभावनाएं बनी रहती हैं। जो भी पेशेंट आ रहे हैं यही सब अभी इधर है, और काफी तरह के मरीज आ रहे हैं जो कई तरह की नई समस्याओं से
दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इधर कुछ पिछले 1-2 महीने में देखे हैं अपने पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। जी, पंकज कुमार ने सर एक प्रश्न पूछा है कि अगर बच्चों में डायबिटीज हो तो क्या उम्र बढ़ने के साथ उनकी डायबिटीज रिकवर हो सकती है या बढ़ सकती है? बच्चों में अगर देखें टाइप 1 डायबिटीज कॉमन है, तो अगर वो टाइप 1 डायबिटीज है जिसको टेस्ट के द्वारा या दूसरे क्लिनिकल सिम्टम्स के द्वारा पहचानते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनको अपने पूरे जीवन डायबिटीज के साथ रहना पड़ेगा। ये कहना कि समय के साथ वो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये सही नहीं है। आपको शुरू से ही उनके माता पिता और बच्चे अगर समझदार है तो उनको ये बताना पड़ता है कि शुगर लाइफ लॉन्ग है और इंसुलिन ही केवल एक ऐसी दवाई है जो आपके जीवन रक्षक है और जीवन को आपका नॉर्मल जीवन दे सकती है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि समय के साथ ठीक होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे देखे हैं जो इंसुलिन पर रह रहे थे और उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट फॉलो नहीं किया, तो समय के साथ क्या हुआ, शुगर तो ठीक है उनकी कंट्रोल हो गई, पर समय के साथ उनका वजन बढ़ने लगा, मोटे होने लगे। और एक बच्चा तो ऐसा भी मैंने देखा जो 24 साल का था और उसको हार्ट अटैक हो गया था। कारण क्या था कि इंसुलिन लेने में तो उसने कोताही नहीं की, लेकिन एक्सरसाइज और डाइट फॉलो नहीं की। वो एक तरह से इंसुलिन लेने वाला टाइप 2 डायबिटीज मरीज बन गया और बाद में सारे कॉम्प्लिकेशन यानी हार्ट अटैक वगैरह हो गए। तो बच्चों में ये बिल्कुल ना माने कि समय के साथ ही ठीक होगा। बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में हो जाए, क्योंकि आजकल तो 12-14 साल के भी मैंने बच्चे टाइप 2 डायबिटीज के देखे हैं। अगर उनमें अच्छे खासे वजन घटाया जाए, एक्सरसाइज वगैरह की जाए डाइट से, तो फिर उनमें शुगर ठीक हो सकती है। लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो कभी भी ये सलाह ना दें कि ये शुगर आगे जाके ठीक हो सके। जी, एक प्रश्न और आया जीतू मानिकपुरी का, बोल रहे हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस डायबिटिक में क्या एनीमिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में डायबिटीज हो या ना हो, केवल क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होगी तो भी एनीमिया हो सकता है, क्योंकि पैंक्रियास से हमारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर वो एंजाइम नहीं बनेंगे तो पाचक तंत्र कमजोर रहेगा, खाने में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी, B12 विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाएगी और उस वजह से आप देखेंगे कि उनमें एनीमिया अमूमन पाया जाता है। तो उसका डायबिटीज हो या ना हो, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस अपने आप में ही एनीमिया कर सकती है। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल जिस तरह से चेंज हुई है, युवाओं में शराब का और धूम्रपान का, सिगरेट का और अन्य प्रकार के जो धूम्रपान वाली चीजें हैं, इसका प्रचलन बढ़ गया है। डायबिटीज को के लिए आप इसको किस तरह देखते हैं? धूम्रपान तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि धूम्रपान से देखा जाए एक्यूटली यानी तुरंत क्या करता है, वो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ा देता है। तो बहुत सारा एक्यूट ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं लोगों में, बच्चों में। हार्ट पर बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट आता है इसका। बहुत सारे हार्ट अटैक में स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने के लिए। फिर लंग्स पर एक इसका इफेक्ट है। स्मोकिंग तो किसी भी तरीके से, चाहे डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक हो, कहीं से भी प्रमोट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्मोकिंग का तो ये भी अध्ययन में पता चला है कि फर्टिलिटी यानी प्रजनन की क्षमता भी पुरुषों में कम हो जाती है। तो हर तरीके से स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। अल्कोहल का भी उसी तरीके से बहुत ही दुष्प्रभाव है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं और हार्ट में उनमें ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो हार्ट फेलियर का रिस्क उनमें बढ़ जाता है। फिर जब वो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं कुछ बच्चे, यानी वीकेंड्स में जाके खूब ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तो क्योंकि अल्कोहल है कि वो एक्यूटली क्या करता है, फैट तो बना देता है पर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम रहता है। तो अचानक से लो शुगर होने की संभावना बिंज ड्रिंकिंग के बाद काफी बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हो चाहे नॉन डायबिटिक, ये हर तरीके से खराब है।